हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम। और जिस सीरीज का आप लोग इंतजार कर रहे थे, सुप्रीम सेंट्स लव डेप्थ्स, उसके 16 एपिसोड लॉन्च हो चुके हैं, जिसको मैं 2 बार में एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप लोगों को जरा लाइक सब्सक्राइब करना है। समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। बाई सुजन उस दवा को अपने मास्टर की तरफ देते हुए कहती है, मास्टर मेरी चिंता मत करिए, ये वो दवा है जो आपके दिल की बीमारी को ठीक कर सकती है। आपकी डिसाइपल हर सजा को एक्सेप्ट करने को तैयार है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे हुआ, मैं तो बीमार हुआ, ली है दवाइयां, गले के बुरी तरह एल लगे पड़े हैं। ये जो ठंडी गर्मी का मौसम है, सारा बॉडी डिसाइड ही नहीं कर पा रही है ठंडी रहे कि गर्म रहे। अपनी डिसाइपल को खुद की इतना चिंता करते हुए देखकर जो उसके मास्टर थे वहाँ पर घबरा गए थे। वो अपनी डिसाइपल को बचाने के लिए उस मैदान में उतर आए थे जहाँ पर सब लोग उसको घेर के खड़े हुए थे। दूसरे साइड में सुक्सिन उस मेडिसिन को अपने मास्टर को देती है। उसके मास्टर बहुत शर्मिंदगी के साथ उसकी तरफ धीरे से आगे बढ़ते हैं। उनको अब उस दवा से कोई भी लेना देना नहीं था। वो सीधे अपने डिसाइपल के हाल को चेक करने के लिए उसके गाल पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं, मेरी बेवकूफ डिसाइपल, तुम्हारे मास्टर इस लायक नहीं है कि तुम ऐसा करो। तभी उतने में दूसरे एल्डर वहाँ पर पीछे आते हुए चिल्ला के बोलते हैं, सेक्ट लीडर, आप एक सेक्ट को लीड करते हैं जिस कारण आपको यहाँ के नियम नहीं तोड़ने चाहिए। जल्दी करो, बाई सुजन को जाकर पकड़ लो। सेक्ट लीडर गुस्साते हुए बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इस गद्दार बाई सुजन ने बिना परमिशन के सेक्ट के ट्रेजर को चुराया है, जिस अपराध को हम माफ नहीं कर सकते। और तो और मेरी डायरेक्ट डिसाइपल ने लोगों को घायल करते हुए हेवनली प्रिजन से भी भाग गई। ये अपराध उससे भी बड़ा है, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए। एल्डर वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, बाई सुजन ने फॉरबिडन एरिया में एंटर किया, जो इस सेट के 4 मेन अपराध में से एक है। हेवनली प्रिजन से भागना और साथ ही डिसाइपल को चोट पहुंचाना तो और भी बड़ा अपराध है। उसे अपनी बॉडी के ऊपर सोल को तड़पाने वाली नीडल्स को झेलना होगा, वो भी 1-2 नहीं, पूरी 50। एल्डर की इस बात को सुन के सुजन के साथी डिसाइपल्स को भी पसीने आ गए थे। इन सब चीजों को होता हुआ दूर खड़ा अपना हीरो लिंग युनफेंग ऊपर से देखते हुए मन में सोचता है, क्या ये वही आत्मा को खत्म करने वाली कीले हैं, बिजली की ताकत वाली जादुई कीले, जिन्हें पूरे शरीर में एक्यूपेंचर पॉइंट पर ठोका जाता है। इनका दर्द 10,000 तलवारों के मांस को काटने जैसा होता है। एल्डर की इतनी खतरनाक सजा को सुन के बाई सुजन वहाँ पर रोने लगी थी, उसके आंसू निकल रहे थे। और तभी वो वहाँ पर उनको ग्रीट करते हुए कहती है, बाई सुजन जानती है उसने पाप किया है, उसने सेक्ट के मेन ऑर्डर्स को ठुकराया है और मैं दोषी हूँ। मैं आपकी इस सजा को एक्सेप्ट करती हूँ। जब वो रोते हुए ऐसा बोल ही रही थी, तभी अचानक से उसके मास्टर उसके सर पे हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, अगर ऐसी बात थी तो तुम वापस क्यों आई। साथ ही वो अपने मन में सोचते हैं, मैं सेक्ट का लीडर हूँ और तुम इस सेक्ट का सम्मान हो। अगर तुम भी नियमों का सामना नहीं कर सकती और कानून का पालन नहीं करती, तो हम अपने इस ग्रेट शेंझाओ सेक्ट को संभाल कैसे सकते हैं। मैं अपने मास्टर और अपने एंसेस्टर का सामना कैसे कर सकता हूँ। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहे थे, फीलिंग से भरते हुए उनकी बॉडी वहाँ पर शेक हो रही थी, जिस चीज को पीछे खड़े एल्डर भी देख रहे थे, जिस कारण वो चिल्ला के बोलते हैं, जाओ और इस पाप करने वाली बाई सुक्सेन को फांसी के खंबे में जाकर बांध दो। कुछ डिसाइपल आगे बढ़ते हुए बाई सुक्सेन को हाथ से पकड़कर घसीट के ले जा रहे थे। बाई सुक्सेन जाते हुए अपने मास्टर से बोलती है, मास्टर, मुझे पालने में जो आपने दया दिखाई है, मैं उसके लिए आभारी हूँ और मैं इस सजा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अपनी दवा लेना याद रखना। और हमें पता चलता है बाई सुक्सेन को जाते हुए देखकर वो वहाँ पर रो रहे थे। कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है, जिस फांसी के खंबे की बात करी थी एल्डर ने, वहाँ पर बाई सुक्सेन को चेनों के साथ में उस खंबे पे बांध दिया गया था। दोनों एल्डर और सेक्ट लीडर अपनी जगह पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन सेक्ट लीडर को सुक्सेन को इस तरह से देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से टेलीपैथी के थ्रू अपना हीरो उनको बताता है, सेक्ट लीडर, तुम्हारी प्यारी डिसाइपल को सजा मिलने वाली है और तुम बस उदास होकर यहीं पर देख रहे हो। क्या तुम अभी भी वही जियाओ चू हो जिसे मैं जानता हूँ। उस आवाज को सुन के जो सेक्ट लीडर था वहाँ पर घबराते हुए बोलता है, रिवर्ट वन, क्या ये तुम हो? तुमने सुजन को वापस आने से क्यों नहीं रोका? युनफेंग उसको बताता है, वो जानती थी कि वो मर जाएगी, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए दवा देने के लिए वापस आई, एकमात्र चीज जो तुम्हारे इनर डीमन को ठीक कर सकती है, मैंगपो सूप। युनफेंग उसके कांधे के ऊपर हाथ रख के टेलीपैथी के थ्रू उस जंजन के अंदर बाई सुजन ने फेस किया था, वो सारी की सारी इमेजेस सेक्ट लीडर को दिखाना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज के कारण वो वहाँ पर बिल्कुल हैरान सा हो गया था। उस दवा को देखते हुए उसके हाथ वहाँ पर कांप रहे थे। उतने में एल्डर वहाँ पर चिल्ला के बोलता है, सजा देना स्टार्ट करो, आत्मा को छेदने वाली कीलों को बाहर निकालो। एक लड़का एक बॉक्स को लेके आगे की तरफ बढ़ता है। जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर बहुत ढेर सारी काले कलर की कीलें रखी हुई थी। वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू उन कीलों को पूरी तरह से कंट्रोल करते हुए हवा में उड़ा रहा था और सामने
में जो बाई सुजन उस खंबे से बंधी हुई थी उसके सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के ऊपर उन कीलों को निशाना लगाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे वो आगे कुछ करने वाला था, सेक्ट लीडर वहाँ पर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिसको देखते हुए वो वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। अपने सेक्ट के लीडर को इस तरह से करते हुए देख के वो एल्डर चिल्ला के बोलता है, सेक्ट लीडर ये तुम क्या कर रहे हो? उन कीलों के सामने अपने मास्टर को देखकर बाई सुजन भी हैरान होते हुए बोलती है, मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? सेक्ट लीडर बाई सुजन से बोलते हैं, मैंने तुम्हारे ऐसे बेवकूफ को अपना डिसाइपल क्यों बनाया? सुजन अपने मास्टर की इस बात को सुन के वहाँ पे इमोशंस के साथ में रोते हुए हंस के बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, सुजन को मैजिक सीखना पसंद नहीं है, ये आपके लिए शर्म की बात है। उसके मास्टर अपनी जगह से डिसअपियर होते हुए तुरंत सुजन के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनको ऐसा करते हुए देखकर सुजन घबराते हुए चिल्ला के बोलती है, मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? उसके मास्टर भी अपनी डिसाइपल से बहुत प्यार करते थे। वो वहाँ पर इमोशनल होते हुए सुजन के गाल को सहलाकर तुरंत उस सोल नीडल के सामने आकर खड़े हो गए थे, जो एल्डर इतनी देर से हाथ धोकर सुजन के पीछे पड़ा था सजा देने के लिए। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं, कुछ दिन पहले डिसाइपल्स को नुकसान पहुंचाने वाला रात का डीमन मैं ही था। उनकी इस बात को सुन के जितने भी डिसाइपल थे वहाँ पर शॉक्ड होते हुए बोलते हैं, क्या ये कैसे हो सकता है? एल्डर वहाँ पे खिसियाते हुए बोलता है, तुम कमीने इस तरह की बेवकूफी हरकत मत करो। जो वहाँ पर दूसरा एल्डर था वो वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, उफ जैसा कि मुझे उम्मीद थी, सचमुच ये मेरे बड़े भाई होने लायक हैं। सेक्ट लीडर आगे बताते हैं, मेरी डायरेक्ट डिसाइपल सुजन मेरे इनर डीमन के कारण बहुत ज्यादा चिंतित होकर फॉरबिडन एरिया में घुस गई और अपने साथी डिसाइपल को घायल कर दिया। ऐसा सीरियस अपराध दंड के लायक है, लेकिन मैं उसके मास्टर होने के रूप में उसको सही तरह से रखने में फेल रहा, जिसके कारण उसने सेट के नियमों को तोड़ दिया। उसके मास्टर के रूप में मुझे उसकी जगह पर सजा मिलनी चाहिए। वो वहाँ पर अपने पास से एक जेट स्लिप को बाहर निकालते हुए कहते हैं, मैं जियाओ चो शेन जियाओ सेट का 18वां सेट का लीडर, लॉ को संभालने वाले वेई वुजी को अपना पद सौंपता हूँ। हाँ दोस्तों, इस खड़ूस एल्डर का नाम वेई वुजी है। वो वहाँ पर उनकी बात सुनकर बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था। शेन जियाओ सेट का डिसाइपल जियाओ चो यहाँ सजा पाने के लिए तैयार है, क्योंकि पद छोड़ने के बाद में अब वो सेट लीडर नहीं रहा। अपने मास्टर को ऐसा करते हुए देखकर सुजन चिल्ला के बोलती है, नहीं मास्टर आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उतनी ही देर में जियाओ चो अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करते हुए जितनी सुइयां सामने डिसाइपल लेके खड़ा था सुजन के ऊपर अटैक करने के लिए, वो सारी सुइयों का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं और तुरंत उन सुइयों को अपने स्पिरिचुअल पावर के थ्रू अपनी तरफ बड़ी स्पीड में खींचते हैं। वो सुइयां बड़ी स्पीड में उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। वो सोल नीडल आगे बढ़ते हुए सीधे जियाओ चो की बॉडी के अंदर घुस गई थी। जिस चीज को होते हुए देखकर बाई सुजन रोते हुए चिल्ला के बोलती है, नहीं मास्टर ऐसा मत करिए। जब वो देखती है कि मेरे मास्टर मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो जिन जंजीरों में वो बंधी हुई थी उनको तोड़ने की कोशिश करने लगती है। बहुत ज्यादा पागल सी हो चुकी थी, उसने वहाँ पर अपना आपा खो दिया था। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी, मास्टर ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। और अगले ही पल उसने उन जंजीरों को तोड़ते हुए सीधे अपने मास्टर की तरफ छलांग लगा देती है। जो नीडल्स बड़ी स्पीड में आगे की तरफ आ रही थी वो मास्टर के सामने आकर उनको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। जिस तरह से अभी जियाओ चो के आर पार नीडल्स हुई थी, वहाँ पर बाई सुजन के सामने आने के कारण वो नीडल्स उसके भी आर पार हो जाती हैं। जियाओ चो के मुंह से वहाँ पर खून निकल रहा था। वो अपनी डिसाइपल को सामने आते हुए देखकर शॉक्ड होकर बोलता है, बेवकूफ डिसाइपल तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? सुजन भी वहाँ पे घायल हो चुकी थी। वो करारते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, आखिरी में मैं केवल आपकी बेवकूफ डिसाइपल ही बन के रह सकती हूँ। इस बात को बोलते हुए मास्टर और डिसाइपल जमीन की तरफ नीचे गिरते हैं, जिसको देखकर वहाँ के साथी डिसाइपल बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। वो दोनों सोल नीडल के इफेक्ट के कारण खूना खच्चर होते हुए जमीन पे गिर चुके थे। वो खड़ूस एल्डर और दूसरा एल्डर उन दोनों को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। उनके सेक्ट से बहुत दूर हमें जियाओ को दिखाते हैं, जो अपनी दोस्त की चिंता के कारण जिसको अपनी दोस्त की चिंता के कारण वहाँ पर चैन नहीं मिल रहा था। वो दाएं से बाएं बाएं से दाएं भाग रही थी और तभी अचानक से उनको वहाँ पर कुछ फील होता है, जिस चीज के कारण उसकी मॉम घबराते हुए बोलती है, अरे ये तो एंसेशन बेल है, सेट का लीडर मर गया है।
जियाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या सिस्टर सुजन कहाँ है? क्या मेरे फादर ने नहीं कहा था उसको कुछ भी नहीं होगा? मैं तुरंत वहाँ पर जाऊंगी उसको देखने के लिए। उसकी मॉम उसको आवाज देके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। और तभी अचानक से उसके सामने कुछ शैडो आके रुकती है, तो हमको पता चलता है वो लिंग युनफेंग है, जिसको देखते हुए वो कहती है, पापा आप यहाँ पे आ गए, लेकिन आप उन्हें बाहर लाने में कैसे कामयाब हुए? अभी अभी हमने एंसेशन बेल को सुना, मैंने सोचा कि वो लोग मर गए। जियाओ की मॉम भी बोलती है, हाँ ये तुम्हारा ही काम है ना, क्यों मैंने सही पकड़ा? लिनफेंग वहाँ पे हंसते हुए बोलता है, हाँ इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी, सही स्ट्रेटेजी चलना बहुत जरूरी होता है। और इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर रिलीज कहता है, उसने ऐसा क्या किया ये हमें आगे पता चलेगा। हमारा सीन शिफ्ट होके उसी पल पे आ गया था जहाँ पर वो दोनों लटके हुए थे और सुजन बोल रही थी, मैं आपकी बेवकूफ डिसाइपल ही बन के मर सकती हूँ। उतने में युनफेंग ऊपर से नीचे आता है और उसने वहाँ पर पहुँचने के साथ में ही जितना भी टाइम और स्पेस था उसको वहाँ पर फ्रीज कर दिया था। जैसा कि हमको मालूम ही है उसके पास इस तरह की स्किल है। सारे डिसाइपल और उनके एल्डर सब फ्रीज हो चुके थे, यहाँ तक कि सुजन और उसके मास्टर भी फ्रीज हो गए थे। लिनफेंग वहाँ पे पहुँचने के बाद में अपनी स्किल को इस्तेमाल करता है, उन दोनों को वहाँ पर गायब कर चुका था और उनकी जगह पर बिल्कुल हूबहू उन्हीं की तरह दिखने वाले सुजन और उसके मास्टर की इमेज को क्रिएट करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होने के साथ में ही तुरंत अपनी बेटी जियाओ के पास में उन दोनों को ले आया था। अपने पापा की इस तरह की स्ट्रेटेजी को जान के जियाओ वहाँ पे खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह पापा ये स्पेल तो बहुत मजेदार है, क्या आप मुझे इसे सिखा सकते हैं? अपनी बेटी को जिद करते हुए देख के लिनफेंग समझाता है, इस स्पेल को सीखना बहुत कठिन होगा। लेकिन जियाओ कहाँ मानने वाली, वो हंसते हुए कहती है, मैं कठिनाई से नहीं डरती, डर के आगे जीत है। और हाँ, इस मूव को सीखने के बाद मुझे अचानक इसके कई तरह के इस्तेमाल करने के बारे में विचार आ रहे हैं। लिनफेंग अपनी बेटी को समझाता है, अगर तुम इसे सीखना चाहती हो तो मेरी एक शर्त है, तुम इसका इस्तेमाल शरारत करने के लिए बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? अपने पापा की इस बात को सुन के उसका मुंह वहाँ पे फूल गया था। वो वहाँ पे चिंचिनाते हुए कहती है, क्या मैं जियाओ जियाओ अपने पापा की नजरों में एक शरारती और बुरी बच्ची लगती हूँ? इस बात को जान के मैं बहुत दुखी हुई हूँ। लिनफेंग के तो वहाँ पसीने छूट गए थे और उसको याद आता है, ये अपनी बातों के बीच में मुझे फंसाना बड़े अच्छे से जानती है। जब पहली बार मिला था तब भी इसने मेरे साथ में ऐसा ही किया था। वो वहाँ पे सर खुजलाते हुए कहता है, वो मैं ये ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। लेकिन जियाओ पिनपिनाते हुए बोलती है, बस आप मुझे खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, मैं आपको एक मौका और दूंगी। लिनफेंग और घबराते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तुमको एक बहुत मजेदार स्पेल सिखाऊं। उन दोनों बाप बेटी की नोकझोंक को देख के जियाओ की मॉम वहाँ पर बहुत खुश हो रही थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होके सुजन और उसके मास्टर की तरफ जाता है, जहाँ पर कुछ देर बाद सुजन की आंखें खुलती हैं और वो अपने मास्टर की तरफ जब देखती है तो वो वहाँ पर बहुत घायल हालात में पड़े हुए थे। वो वहाँ पर अपने मास्टर का धीरे से हाथ पकड़ते हुए कहती है, मास्टर आप इतने बेवकूफ क्यों हैं कि मेरे जैसे निराश करने वाले डिसाइपल का इल्जाम आपने अपने ऊपर ले लिया। उसकी आवाज सुन के वो तीनों उस तरफ देखते हैं तो जियाओ अपने दोस्त की तरफ भाग के जाते हुए बोलती है, सिस्टर सुजन तुम जाग गई हो। पापा आप उन्हें पहले बाहर क्यों नहीं लाए? इस तरह उन्हें चोट नहीं लगती। मेरी बहन तुम बुरी तरह घायल हो गई हो, क्या तुम मर जाओगी? लिनफेंग अपनी बेटी को समझाता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा के पास एक प्लान है, बस तुम आगे देखो क्या होता है। लिनफेंग वहाँ पे अपना एक और स्पेल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिकवरी स्पेल। उसके हाथों में वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। जैसे वो उन दोनों के सर के ऊपर हाथ रखता है तो धीरे धीरे करते हुए जितने भी उनके घाव थे और उनकी बॉडी जो वीक थी वो सब अपने आप ठीक होने लगती है। सुजन अचानक से बिल्कुल जोशीली सी महसूस करती है। वो वहाँ पर उठते हुए अपने हाथ और अपनी चोटों को देखकर हैरान होते हुए कहती है, क्या ये कैसे हुआ? उतने में जियाओ उसकी तरफ भाग के जाते हुए बोलती है, सिस्टर सुजन तुम ठीक हो गई हो। सुजन भी उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना जियाओ, मेरे कारण तुमको बहुत चिंता हुई। उतने में कोई और पीछे से कहता है, रिवर्ट वन हमको बचाने के लिए आपका शुक्रिया। उस आवाज को सुन के सुजन हैरानी के साथ जब पीछे की तरफ पलट के देखती है तो उसके मास्टर लिनफेंग को बहुत जरा आभार प्रकट कर रहे थे। उसके मास्टर की निगाहें भी अपनी डिसाइपल की तरफ जाती है तो वहाँ पर वो बहुत जरा स्पीड में अपने मास्टर के गले लगते हुए चिल्ला के कहती है, मास्टर मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको पूरी तरह ठीक देखकर। सुजन को इतनी चिंता करते हुए देखकर उसके मास्टर भी वहाँ पर गुलब्बो बन गए थे और वो सुजन के सर को सहलाते हुए कहते हैं, मुझे भी माफ कर देना, हाँ मैं ठीक हूँ, तुमको तकलीफ हुई मेरे कारण। लेकिन तभी अचानक से सुजन को वहाँ पर कुछ याद आता है तो वो मास्टर से पीछे हटते हुए कहती है, मास्टर वो मेडिसिन, तुरंत उस मेडिसिन को लीजिए आप। उसके
मास्टर वहाँ पे उसके आगे बोतल कर देते हैं जो कि चिटकी हुई थी, जिसको देखने के बाद वो घबराते हुए कहती है, क्या अब हमें क्या करना चाहिए? लिन फेंग सूजन को समझाते हुए कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद में जियाओ चो का इनर डीमन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सूजन अपने मास्टर से बहुत सारा खुश होके कहती है, सच्ची में मास्टर, रिवर्ट वन सच कह रहे हैं? उसके मास्टर भी उससे कहते हैं, हाँ ये सच है। इन सारी चीजों के लिए मुझे तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए। और इस बात को बोलते हुए उन दोनों की निगाहें आपस में पूरी तरह डूब गई थी। जिस चीज को फील करते हुए वो दोनों के गाल दोस्तों गुलाबो बन चुके थे। और तभी अचानक से सूजन वहाँ पे शर्माते हुए पलट जाती है। उसकी इस तरह की हरकत को देखकर जियाओ जियाओ और उसकी मॉम तो वहाँ पे हंस रही थी। और तभी जियाओ कहाँ मानने वाली, वो वहाँ पर तुरंत चिल्ला के बोलती है, मिस्टर जियाओ, अब जब आप मार्शल वर्ल्ड में दुनिया के सामने मर चुके हैं तो फिर आगे के फ्यूचर के लिए आपके क्या प्लान है? सूजन अपने मास्टर की तरफ देखती है। मास्टर वहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अब जब मेरे सारे बोझ उतर गए हैं तो क्या तुम मेरी दुनिया में आने के लिए तैयार हो? दोस्तों ये एक तरह से प्यार का इजहार करना है। सूजन खुश होते हुए कहती है, जहाँ भी आप जाएंगे मास्टर मैं भी जाऊंगी। लेकिन उतने में ही जियान जियान उसको समझाती है, सिस्टर सूजन, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम्हें अपने मास्टर के कपड़े धोने और खाना पकाने के काम करने हैं? पत्नी की तरह नहीं बल्कि तुम पत्नी के काम कर रही हो। ये डिसाइपल सचमुच अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उसकी बात सुनकर सूजन वहाँ पे ब्लश करने लगती है। गुस्से में उसको दौड़ाते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रही हो जियान जियान, इस तरह की बकवास नहीं कर सकती तुम। और इसी तरह से वो दोनों आपस में खेल रहे थे। उन लोगों की बातों को जियाओ चो भी सुन लेता है। लिन फेंग उसके कांधे पे हाथ रख के हंसते हुए कहता है, तो मेरे भाई मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। वो भी उससे कहता है, रिवर्ट वन प्लीज बताइए। लिन फेंग उसको बताता है, मैनपो सूप को सक्सेसफुली तैयार करने के लिए तुमको मेनली 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। एक तो है शूरे फूल और दूसरा। जियान जो शॉक्ड होते हुए कहता है, हाँ दूसरा इंग्रेडिएंट्स क्या है? लिन फेंग धीरे से बताता है, किसी ऐसे इंसान का ब्लड जो तुमसे बहुत प्यार करता है। लिन फेंग की इस बात को सुन के जियाओ चो तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। और तभी उसकी निगाहें सामने सूजन की तरफ जाती हैं, जो जियान जियान को दौड़ाते हुए बोल रही थी, भागना बंद करो अब तुम। आखिरकार उसके मास्टर समझ चुके हैं कि सूजन उससे सच्चे दिल से प्यार करती है। जिस चीज को समझते हुए वो भी खुश हो गया था। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर उसी वैली के दिखाते हैं, जहाँ पर जियाओ चो जाते हुए बोलता है, रिवर्ट वन आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया। मतलब समझ सकते हैं आप कौन से गाइडेंस की बात हो रही है दोस्तों। और इसी के साथ जियाओ चो और सूजन ने आज यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के उन लोगों को बाय बाय करते हुए वो लोग आगे बढ़ते हुए गाना गा रहे थे। जियान जियान चिल्ला के कहती है, सिस्टर सूजन प्लीज मुझे कभी कभी लेटर लिखती रहना और ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि किस जगह पर तुम लोग रह रहे हो। मैं तुमसे वहाँ पर मिलना चाहती हूँ। अपनी बेटी की इस बात को सुन के लिन फेंग करारते हुए कहता है, ओहो अब इसे कैसे समझाऊं। लिन फेंग के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर फॉक्स भी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, रिवर्ट वन तुम क्यों इतनी आहें भर रहे हो? अपनी मॉम की बात सुनकर जियान भी उसकी तरफ देखती है तो रिवर्ट वन मतलब लिन फेंग उसको घूर रहा था। वो वहाँ पर अपनी बेटी की नाक को पकड़ के खींचते हुए कहता है, तो मुझे बताना जरूर ठीक है, नहीं तो मुझे तुम्हारी चिंता होगी। वो लिन फेंग से बोलती है, मैं जरूर बताऊंगी आपको। लेकिन तभी अचानक से लिन फेंग का एक्सप्रेशन बदल गए थे, जिस चीज को देखते हुए उसकी वाइफ उससे पूछती है, अरे क्या हुआ तुम्हारे साथ में? लिन फेंग सर खुजलाते हुए कहता है, तुम्हारे इस तरह से जवाब देने के कारण मेरे लिए बचा ही नहीं कि मैं अपनी शिकायतें रखूं। उसकी मॉम वहाँ पे हंसते हुए कहती है, तुम्हारी ये छोटी सी बच्ची बहुत चालाक है, बेशक ये जानती है कि तुम क्या सोच रहे हो। जियान भी वहाँ पर अपनी माँ का साथ देते हुए हंस रही थी। दूसरे साइड में लिन फेंग गहरी सांस छोड़ते हुए अपने आप को सांत्वना देता है कि अब मैं क्या कहूँ। लेकिन तभी उतने में जियान जियान अपने पापा को जंप लगाकर खूब कस के हक कर लेती है। अचानक से ऐसे रिएक्शन के कारण लिन फेंग को कुछ समझ में नहीं आता। और तभी अगले पल जो एक बाप अपनी बेटी से चाहता है एक सच्चा दिल से प्यार, वो वहाँ पर अपने पापा को एक ट्रू लव किस देते हुए कहती है, पापा आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। अपनी बेटी के ऐसे प्यार को देखकर लिन फेंग भी अपने फादर का जो एक फील होता है कहाँ कंट्रोल कर सकता। वो वहाँ पर उसको दोनों हाथों से पकड़ के हवा में लहराते हुए कहता है, तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी होती है, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे देखना चाहता हूँ। जो उसकी मॉम थी वो भी लिन फेंग को किस करते हुए कहती है, चलो अब मेरी बारी है, मेरे साथ भी ऐसा करो तुम। लेकिन लिन फेंग उल्टा उससे पूछता है, अरे ये तुम क्या कर रही हो, बड़ी अश्लील होती जा रही हो तुम तो। उसकी वाइफ वहाँ पे अदाएं दिखाते हुए कहती है, ये तो डिप्लोमेटिक बिहेवियर है, तुम इस पर ध्यान मत दो।
लेकिन दूसरे साइड लिन फेंग तो एकदम गुलाबो बन चुका था, उसके गाल वहाँ पे गुलाबी हो गए थे। और इसी के साथ शाम बीत गई थी। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए जियांग की कंट्री की तरफ बढ़ रहे थे। अब दोस्तों देखो यार, मुझे ढंग से नाम नहीं याद, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसीलिए मैं कुछ इस तरह से बोलता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। जियान अपने फादर के कंधे के ऊपर बैठ के खूब मजे से आगे की तरफ बढ़ते हुए बहुत ज्यादा खुश थी। लिन फेंग अपनी वाइफ से बोलता है, अब तुम लोगों को वापस जाना चाहिए। जवान मैरियट धर्मा असेंबली देखना चाहती है, मैं उसे वहाँ ले जाऊंगा। उसकी वाइफ उसके हाथ को पकड़ के खूब कस के बलून पर रगड़ते हुए कहती है, मैं भी जाना चाहती हूँ। जियान भी वहाँ पर खेलते हुए कहती है, हाँ मम्मी भी चलेगी हम लोग के साथ में। लिन फेंग खिसियाते हुए बोलता है, ग्रेट यू किंगडम के बारे में क्या? अरे तुम किस तरह की क्वीन हो? उसकी वाइफ वहाँ पे हंसते हुए बोलती है, मेरे पास बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ संभालने वाले, और हाँ उसके अलावा वो वहाँ पर भाग के आगे बढ़ते हुए अदाओं के साथ कहती है, क्या तुम भी यहाँ पर नहीं हो, यहाँ पर मुझको संभालने के लिए? अपनी वाइफ की बात को सुन के लिन फेंग वहाँ पे पानी पानी हो गया था। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके सेंजाओ सेट को दिखाते हैं, जहाँ पर सूजन और उसके मास्टर की बॉडी ताबूत में रखी हुई थी, और जो दो एल्डर वहाँ पे बचे थे वो वहाँ पर उनको देख रहे थे। उनके घाव को चेक करते हैं तो बिल्कुल डिक्टो उसी जगह पर वो सारे चोट के निशान थे जैसा होने चाहिए। लेकिन वो खड़ूस एल्डर वहाँ पर अफसोस करते हुए कहता है, सेक्ट लीडर, हम तीनों भाइयों में से आपकी कल्टीवेशन हम दोनों से कहीं आगे थी। केवल तुम्हें इस सेट की जिम्मेदारी उठा सकते हो और तुम ये सब कुछ मुझ पर थोप रहे हो। क्या मैं इसे अच्छी तरह से संभाल सकता हूँ? जब वहाँ पे वो अफसोस कर रहा था तभी वहाँ पर उसको कुछ फील होता है। वो वहाँ पर बहुत गहराई से सोचते हुए कहता है, हाँ ये सही नहीं है। सेक्ट लीडर को इतनी ढेर सारी चोट आई है। उतने में उसका साथी उसको कस के पिंच करते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, क्या तुम अपनी गलती देख सकते हो? हमारे सीनियर ब्रदर अभी अभी खत्म हुए हैं और तुम रोने के बजाय इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हो। अपने भाई की बात सुनकर वो वहाँ पे एकदम से हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पे जोर जोर से रोते हुए कहता है, मेरे बड़े भाई, मैं बेवकूफ था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज हमका माफी दे दो। अब जाकर उसके दूसरे भाई को वहाँ पे संतुष्टि मिली। दूसरे साइड में वो वहाँ पर मनी मन हंसते हुए आसमान में देख के कहता है, आपको रेस्ट इन पीस मुबारक हो भाई। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके कैपिटल सिटी पे आ जाता है, जहाँ का फॉर्मेशन देखने के बाद तो दोस्तों मजा ही आ गई। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखकर जियाओ जियाओ हैरान होके कहती है, अरे बाप रे, कितनी ज्यादा ऊंची दीवारें हैं। पापा, ये दीवारें सच में कैसे बनाई गई हैं? युन फेंग वहाँ पे अपनी बेटी को बताता है, तुम्हारे पापा ने ये तुम्हारे लिए बनाई थी। मैंने इसमें बहुत पावरफुल मैजिक एरे भी जोड़ा है, जो 9 हेवेंस की लाइटनिंग ट्रेवल्यूशंस और धरती के नीचे के नरक की ताकत को भी झेल सकता है। नेचर की आपदाओं का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे मजबूत किला है जो मैंने डिवाइन कॉन्टिनेंट के लिए बनाया है। उसकी बेटी आगे बढ़ते हुए बोलती है, जल्दी आओ, चलो मेरे साथ। मैंने बहुत समय से सुना है कैपिटल की पूर्वी और पश्चिमी बाजारों में दुनिया के सबसे मजेदार चीजें मिलती हैं। मैं वाकई उन्हें देखना चाहती हूँ। युन फेंग खुश होकर कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। उतने में उसकी बीवी खूब कस के दोनों अरमानों के बीच में उसके हाथ को दबाते हुए कहती है, जी सुनते हैं, मैं भी कुछ नए कपड़े खरीदना चाहती हूँ। और वैसे भी आखिरी बार रिवर्ट वन ने मेरे रेशमी कपड़ों को फाड़ दिया था, इसलिए आपको मुझे मुआवजा देना होगा। युन फेंग को वहाँ पे पिछली घटना याद आती है, जब यांग जाओ को बड़ी स्पीड में जब युन फेंग घसीट के लाया था तो उसके कपड़े भी वहाँ पर फट गए थे, और यांग जाओ ने वहाँ पर युन फेंग से भी जिद करते हुए कहा था, हम लोग वैसे भी बाहर आ चुके हैं, तो सबसे पहले मेरे को कपड़े दिलाओ, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी बीबी अपनी हॉट एंड सेक्सी फिगर को दिखाती फिरे। जिस चीज को याद करके लिन फेंग गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, डीमंस हो चाहे मॉन्स्टर एक ही फैमिली के हैं, वे कभी भी खुद को परेशान नहीं होने देते। लिन फेंग वहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट की तरफ आगे बढ़ रहा था तो उसको वहाँ पर एक लड़का दिखाई देता है, जिसको देखकर वो वहाँ पे बिल्कुल हैरान सा होके कहता है, क्या ये डोंग फेंग का कोई मिलने वाला है? उतने में उस लड़के की निगाह भी अपने सामने जाती है तो वो युन फेंग के आगे ग्रीट करते हुए कहता है, वो रिवर्ट वन और सभी को वहाँ पर ग्रीटिंग करता है। उस लड़के को देख के जुआन पूछती है, वो कौन है? क्या वो कैपिटल में बहुत फेमस है? उसकी मॉम उसे बताती है, बेवकूफ लड़की, ये डोंग फेंग मिंग है, प्राइम मिनिस्टर डोंग फेंग का बेटा। इस जेंटलमैन का नाम हमारे डियो किंगडम में भी जाना जाता है। उसकी तरफ देखते हुए जियान जियान कहती है, सचमुच आज उससे मिलकर मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस हो रहा है। लेकिन मम्मी, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, अगर कोई है भी तो सिर्फ वो एक्टिंग कर रहा है। जियान की आदत तो जानते हैं दोस्तों आप, वो मुंह फट है, वो किसी के भी सामने कुछ भी कह देती है। वो लड़का वहाँ पे उसकी बात सुन के कहता है, प्रिंसेस बिल्कुल सही कह रही है, अगर मैं दिखावा नहीं करता और सहन नहीं करता तो पिछली कियोस के बाद दुनिया में जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। इसके अलावा मेरी हर हरकत का असर मेरी माँ पर पड़ेगा। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई चॉइस नहीं
है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस। उन दोनों की नोकझोंक को देखते हुए युनफेंग उस लड़के से बोलता है, नेफ्यू डोंगफेंग, इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोंगफेंग अपने हीरो को बताता है, मैं अपनी माँ के ऑर्डर पर मायरेट धर्मा असेंबली में भाग लेने वाले डोंगफेंग फैमिली के डिसाइपल का वेट कर रहा हूँ। उसको इस तरह से बात करते हुए देख के लिनफेंग कहता है, प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग का बेटा वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है नेफ्यू, तुम अपने काम को देखो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो वहाँ पर अपने हीरो से कहता है, रिवर्ट वन, क्वीन और प्रिंसेस को आराम से ले जाइए। वो लोग जब वहाँ से जा रहे थे उतने में जियान पीछे पलट के उसको घूर के देखती है और दोस्तों हमें तो मालूम ही है वो वहाँ पर उसके ऊपर पिनक चुकी है। जियान आगे बढ़ के पिनपिनाते हुए बोलती है, सच में वो ईमानदार इंसान नहीं है, जुआन उसको पसंद नहीं करती। लिनफेंग उस लड़के के बारे में सोचता है, प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग ने अपने भतीजे को बचपन से ही बहुत अच्छे से सिखाया है। एक फेमस फैमिली के किंग मास्टर के रूप में हम्बल और सतर्क रहना पहले से बहुत रेयर है, लेकिन मुझे इस तरह की सावधानी बहुत गलत लगती है। फॉक्स क्वीन वहाँ पे लिनफेंग की मौज लेते हुए बोलती है, मैंने सुना है कि यंग मास्टर डोंगफेंग को बचपन से ही उनकी माँ ने पाला था और प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग हमेशा अपने पापा के पास छुप कर रही है। क्या उस लड़के के पापा भी तुम हो सकते हो रिवर्ट वन? जिस बात को सुनने के बाद तो लिनफेंग के मुंह से खून निकल आया था। उसको ऐसा झटका लगता है। वो वहाँ पर चिड़चिड़ाते हुए कहता है, अरे तुम ऐसे नहीं कह सकती। डोंगफेंग यीशु वो मर्दाना औरत है, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो और मैं सिर्फ एक कलीग्स हैं, हमारे बीच रोमांस नहीं है और हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। लिनफेंग की बात सुनकर फॉक्स क्वीन उससे कहती है, हालांकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग की नजर में आ सके। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं रिवर्ट वन, डोंगफेंग योंग जियांग के बच्चा होने से पहले क्या ऐसा कुछ हुआ था जो तुमको याद नहीं है? युनफेंग वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, मैं जेड जेंटलमैन हूँ। डोंगफेंग यीशु एक हीरो है जो न्याय को बनाए रखती है और ईमानदारी से बोलती है, तुम लोगों की तरह नहीं जो गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ से मतलब दोस्तों बाचाबाजी से है। चलो आगे चलो, पहले मैं तुम लोग को सेटल करता हूँ। वो लोग धीरे धीरे करके वहाँ से आगे निकल गए थे। हमें दूसरे साइड में उस लड़के को दिखाते हैं जो कि उनको जाते हुए देख रहा था। युनफेंग वहाँ पे उन दोनों को एक जगह पे ले आया था जहाँ पर उसने उन दोनों को रूम में सेटल कर दिया था। सामने के सीन को देख के युनफेंग हैरान होते हुए कहता है, अरे तुम धूल में लथपथ होकर इतनी दूर आई हो, पहले तुम्हें नहाना और आराम करना चाहिए, फिर मैं तुम्हें खेलने और खरीदारी के लिए ले चलूंगा। फॉक्स क्वीन वहाँ पे अदाएं दिखाते हुए बोलती है, रिवर्ट वन, तुम भी थक गए होगे, क्यों ना हम एक साथ नहा लें? मेरी पूछ पीठ को रगड़ने के लिए काफी आरामदायक होगा। उसकी इस बात को सुन के उसके तो वहाँ पे तोते उड़ गए थे। वो एकदम से वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। साथ ही वहाँ पर दोस्तों उस सीन को वहाँ पे सोचते हुए उसके गाल बहुत ज्यादा लाल हो चुके थे, उसकी नाक से खून निकलने लगता है। उतने में जियान भी हंसते हुए कहती है, हाँ पापा, माँ की पूंछ बहुत फुदकती है, बहुत आरामदायक है। युनफेंग वहाँ पे अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, ये अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के बोलता है, रिवर्ट वन, तुम पिछले दिनों से कहाँ पर थे? जब अपना हीरो पीछे पलट के देखता है तो दोस्तों वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग थी। वो वहाँ पे घबराते हुए बोलता है, यीशु, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम काम करने के लिए जुनूनी नहीं हो? और क्या तुमको अभी राज्य के मामलों से निपटना नहीं चाहिए? फॉक्स क्वीन भी उसको ग्रीट करते हुए कहती है, प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग, आपका स्वागत है। और जियांग भी उसको ग्रीट करती है। प्राइम मिनिस्टर जब उनको देखती है तो वो भी उन दोनों को वहाँ पर ग्रीट करती है और साथ ही अपने हीरो के ऊपर फिर से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम एक रिवर्ट वन यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिनफेंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, यीशु, ये तुम्हारी तरह नहीं है, क्या हुआ है? फॉक्स क्वीन वहाँ पे उनको स्माइल करते हुए देखकर उस जगह से आगे बढ़ते हुए कहती है, खैर पहले हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम लोग अपनी बातचीत निपटा लो। उन दोनों के जाने के बाद लिनफेंग उससे पूछता है, जल्दी बताओ क्या हुआ? उतने में ही डोंगफेंग लिनफेंग का कस के हाथ पकड़ के घबराते हुए चिल्ला के कहती है, मेंगर गायब हो गया है। लिनफेंग समझ नहीं पाता आखिर ये कहना क्या चाहती है। तभी वो उससे कहता है, मैंने उसे अभी सिटी गेट पर देखा, उसने कहा कि आपके आदेश के तहत डोंगफेंग फैमिली के डिसाइपल को रिसीव करने आया था। उसकी बात को सुनकर डोंगफेंग हैरान होते हुए कहती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो तो कई दिनों से लापता है, मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। जब वो तुरंत वहाँ से भागकर जा रही थी, लिनफेंग उसको रोकते हुए बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और इसी के साथ वो दोनों तुरंत वहाँ पे उस कैपिटल के ऊपर हवा में उड़ते हुए डोंगफेंग के बेटे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लिनफेंग भी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ी साजिश चल रही है। हमारा सीन शिफ्ट होकर सिटी गेट पे आता है जहाँ पर वो गार्ड के पास आकर उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, मेरा बेटा डोंगफेंग मिंग कहाँ पर है? वो गार्ड वहाँ पे घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर डोंगफेंग एक गाड़ी वाले ग्रुप के साथ चले गए। मैं उन सब ऑर्डिनेट्स को नहीं जानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। डोंगफेंग को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जिस तरह एक मॉम की हालत होती है
वो इधर से उधर छटपटा रही थी। घबराहट के कारण अपना ही अंगूठा काटते हुए बोलती है, अब मुझे सच में क्या करना चाहिए। उतने में ही अपना हीरो उसके पास आकर उसके कांधे पे हाथ रख के उसको संभालते हुए बोलता है, इस समय तुमको शांत रहने की जरूरत है, घबराने से कुछ हल नहीं होगा, ये तुम्हारी खुद की लाइन है। युनफेंग की बात सुनकर उसके वहाँ पे पसीने आ रहे थे। फिर वहाँ पर बड़ी मुश्किलों के साथ में गहरी सांस लेकर वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अपना धैर्य खो बैठी थी, अब मैं शांत हूँ, चलो वापस चलते हैं और इस बात पे बात करें। उसकी बात सुनकर अपना हीरो भी रेडी हो जाता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर रिवर्ड वन जहाँ रहता है उस जगह पे आ गया था। देख रहे दोस्तों कितना आलीशान मस्त घर बना हुआ है। वहाँ पर उसने सारी बातें उसको बता दी थी, ब्ला 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 ब्ला। जिस बात को सुनने के बाद अपना हीरो कहता है, चीजें सचमुच बहुत अजीब हैं, तुमको कब पता चला तुम्हारा बेटा गायब है? डोंगफेंग उसे बताती है, मेरा बेटा मिंगर बहुत समझदार है, वो हाल ही में मैरिड धर्मा असेंबली की तैयारी कर रहा था और मैं आमतौर पर उसके बारे में बहुत ज्यादा निश्चिंत रहती हूँ, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अलग अलग सरकारी काम के मामले संभाल रही थी। और कुछ दिनों पहले जब मैं सरकारी काम का निपटा कर घर पर लौटी, 3 दिन पहले मैं अभी भी अपने कैबिनेट के काम को संभाल रही थी, तभी अचानक से गेट पे कोई नॉक करता है। वहाँ पर वो उससे कहती है, ये सब शोर शराबा क्यों है? क्या तुमको पता नहीं मैं सरकारी काम को निपटा रही हूँ? उतने में गेट के बाहर से कोई कहता है, प्राइम मिनिस्टर एक रिपोर्ट है, ये आपके घर की ओर से नौकरानी का इमरजेंसी कॉल है। जिस बात को सुन के प्राइम मिनिस्टर धीरे से कहती है, ठीक है उसे अंदर आने दो। उसकी नौकरानी बहुत सारा घबराते हुए अंदर आके चिल्ला के बोलती है, यंग मिस, यंग मास्टर, यंग मास्टर। उसको इस तरह से रुक रुक के बात करते हुए देख के डोंगफेंग कहती है, तुम इतने सालों से मेरे साथ में हो, फिर भी तुम इतनी उछल कूद क्यों करती हो? शांत हो जाओ। यंग मास्टर को क्या हुआ? उसकी सर्वेंट वहाँ पे घबराते हुए बताती है, 2 दिन पहले यंग मास्टर को जरूरी काम था और उन्हें बाहर जाना था। मैंने यंग मास्टर को पूछा क्या वो रात के खाने के लिए वापस आएंगे? यंग मास्टर ने कहा कि वो वापस आएंगे और बाहर चले गए। मैंने सोचा कि यंग मास्टर हमेशा की तरह ही बाहर जा रहे हैं, लेकिन यंग मास्टर अभी तक वापस नहीं आए। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए दौड़ के यहाँ पर आ गई। नौकरानी की बात सुन के डोंगफेंग कहती है, क्या कहा? क्या तुमने उसे उन जगहों पर ढूंढा जहाँ वो अक्सर जाता आता है? नौकरानी के और पसीने छूट गए थे। वो घबराते हुए बोलती है, हाँ मैंने उन्हें हर जगह पर ढूंढ लिया, यंग मास्टर को किसी ने नहीं देखा है। अब इस बात को सुनने के बाद तो डोंगफेंग की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा इतना बड़ा बेटा हवा में कैसे गायब हो गया? सभी लोगों तुरंत सेंट्रल पेट्रोल डिवीजन को कांटेक्ट करो, पूरे सिटी में मेरे बेटे डोंगफेंग मिंग के सीक्रेट ठिकाने की जांच करो, किसी भी सुराग की मुझे तुरंत रिपोर्ट करो और इसके अलावा सीटू लियोफेंग को बुलाओ। जैसे उसने कहा था उसका ऑफिसर कहता है, हाँ ठीक है प्राइम मिनिस्टर, हम करते हैं। सर्वेंट वहाँ पे घबराते हुए बोलती है, माय लेडी इस तरह से सीक्रेट जांच क्यों करवा रही हैं? प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गुस्से में बोलती है, मिंगर हमेशा समझदारी से काम लेता है और अचानक ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, बहुत संभव है कि वो किसी बड़ी गड़बड़ी में फंस गया हो। इस बात को बोलते हुए वो गुस्से में अपने मेज के ऊपर हाथ मारकर अपने बेटे की चिंता करते हुए वहाँ पर बहुत गुस्सा रही थी। उसकी सर्वेंट अपने मास्टर के हाल को देख के घबराते हुए बोलती है, माय लेडी अपने आप को संभालिए आप। डोंगफेंग वहाँ पर गुस्से में बोलती है, मैं ठीक हूँ, जल्दी से वापस जाओ और यंग मास्टर ने जो कुछ भी छोड़ा है किसी भी सुराग की तलाश करो और तुरंत रिपोर्ट करो। डोंगफेंग वहाँ पे उससे मिलने आई थी। गुस्साते हुए उससे कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता चला कि मेरा बेटा कहाँ पर गया है? क्या तुम्हें अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है? युनफेंग का छोटा भाई घबराते हुए बोलता है, डी टियांग और टियान डू में मैंने जो कुछ भी सुना और देखा है वो धोखा देने में सक्षम होने के लिए अंदर ही अंदर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन छिपा होना चाहिए। क्या वो अचानक किसी साजिश के कारण मेरे भतीजे डोंगफेंग को निशाना बना रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर और युनफेंग का भाई घबराते हुए बोलते हैं, हाँ वो मैरियट धर्मा असेंबली में जाएगा। डोंगफेंग आगे बोलती है, अगर सच में ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। लिंग युनफेंग के बारे में क्या? उसका भाई वहाँ पे घबराते हुए बताता है, पिछले कैबिनेट मीटिंग के बाद से मेरे बड़े भैया अचानक से गायब हो गए हैं, हमें क्या करना चाहिए? डोंगफेंग वहाँ पे चिड़चिड़ाते हुए बोलती है, वो कमीना हरामखोर हमेशा कहाँ गायब हो जाता है, जल्दी से उसे ढूंढो। जैसे उसने इस बात को बोला था युनफेंग का छोटा भाई तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो चुका था। डोंगफेंग वहाँ पे अपने बेटे के कारण बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर युनफेंग डोंगफेंग की सारी बातें सुनते अपने मन में सोचता है, जैसा कि तुमने बताया अगर मेरे भतीजे का पता इन दिनों इतना छिपा हुआ है तो क्या तुमको लगता है कि ये सब संयोग था कि मैं उससे सिटी गेट पर अचानक से मिला? ये सब जानबूझकर किया गया होगा उस समय। डोंगफेंग भी कहती है, अगर हमारे एनिमीज सचमुच शैडो में छिपे हुए हैं तो वे कौन हैं? वे इतनी गहराई से क्यों छिपे हुए हैं? और क्या हमारे नेशनल सिस्टम में कोई घुसपैठ है? वे क्या चाहते हैं? अब ये
अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि चीजें पहले ही हो चुकी हैं। इसलिए हमें सबसे पहले कोई रास्ता निकालना होगा। मिंगर को ढूंढना ही वो सही रास्ता है। डोंगफेंग की बात सुनकर अपना हीरो सर खुजलाते हुए बोलता है, हाँ तुम बोल तो सही रही हो। क्या डोंगफेंग का हमारे सामने अचानक आ जाना किसी तरह का संकेत है? प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग भी कहती है, तुम सही कह रहे हो। डोंगफेंग का अचानक सामने आना हमारे लिए कोई सिग्नल ही है। वो ग्रेट डिवाइन पावर जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपनी टारगेट सीकर स्किल का इस्तेमाल करो। तुमने एक बार लाखों सैनिकों के बीच में दुश्मन कमांडर को ढूंढ लिया था। लिन फेंग भी उसकी बात को मानते हुए कहता है, चलो फिर ठीक है, मैं ये करने की कोशिश करूंगा। वहाँ पर वो अपनी उस स्किल को एक्टिवेट करते हुए मन में कहता है, चारों दिशाओं में बदल जाओ, सभी 6 इंद्रियों को खोलो, अपना निशाना ढूंढने के लिए ऑरा को पहचानो। उसने जैसे इस बारे में बोला था, लिन फेंग के 4 डुप्लीकेट्स बाहर निकलते हैं और चारों दिशाओं में उसी की तरीके खड़े हो गए थे। लिन फेंग वहाँ पे अपनी स्किल को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, जियांडू की जनसंख्या 10 मिलियन से ज्यादा है, जिसमें से अधिकतर आम लोग हैं। साथ ही एक जगह पर मैरियट धर्मा असेंबली में 2 लाख कल्टीवेटर भी शामिल है और डोंगफिंग के रिल्म में वो डिसेबल की पीढ़ी का लीडर है। नॉर्मल सिचुएशन में भी वो जो ऑरा छोड़ता है वो लोगों की संख्या को 2000 तक सीमित करने के लिए काफी है। चारों दिशाओं में इस तरह के इंसान को टारगेट करने के बाद 500 लोग मिलते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपने एक्स-मैन के अंदर जो प्रोफेसर जेवियर की आपने मशीन देखी है, बिल्कुल उसी तरह का यहाँ पे सीन चल रहा है। युन फैन की ये स्किल भी उसी तरह वर्क करती है। वो वहाँ पर उन इंसानों और कल्टीवेटर के बीच में से पावरफुल कल्टीवेटर ढूंढ सकते हैं जो कि लाइट और शैडो की तरह सामने आते हैं। युन फैंग वहाँ पे उन लोग को लॉक करते हुए कहता है, हाँ मैंने इस तरह के टारगेट को ढूंढ लिया है। लिन फैंग वहाँ पे अपनी स्किल की पावर को और ज्यादा बढ़ाना स्टार्ट करता है ताकि वो 500 टारगेट के बीच में से डोंगफेंग मिंग को ढूंढ सके। प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग चिल्ला के कहती है, बताओ मुझे वहाँ पर क्या चल रहा है। युन फैंग अभी भी अपनी स्किल को एक्टिवेट करके रखे था। उसकी बॉडी वहाँ पर चमक रही थी और अचानक से युन फैंग के जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो उसकी बॉडी में वापस आ जाते हैं। युन फैंग वहाँ पे नॉर्मल होते हुए प्राइम मिनिस्टर डोंगफेंग की तरफ देखता है तो उसके वहाँ पे पसीने छूट रहे थे। वो वहाँ पर घबराते हुए बोलती है, अपोनेंट्स बहुत टफ हैं, उन्होंने जरूर ही किसी तरह की ऑरा छिपाने वाले मैजिक टूल्स का इस्तेमाल किया होगा। इस तरह वे सचमुच इस विशाल महासागर में छिपे हुए हैं, जैसे घास के बीच में एक सुई ढूंढना। दोस्तों, आगे आने वाले एपिसोड में आप लोग को बहुत सारा सीक्रेट्स मिलने वाले हैं, जिसको देखने के बाद तो आप लोग को मजा आ जाएगी। वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इस बीच मेरे घर पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम और प्लस मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, जिस कारण से मेरी वीडियो लेट हो गई। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।